अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है मुद्रा मनी। मनी वस्तु जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय लेन देन या भुगतान के माध्यम के रूप में कार्य करे उसे मुद्रा मनी कहते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? वस्तु जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय लेन देन या भुगतान के माध्यम के रूप में कार्य करे उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का विकास जो होता है पशु कौड़ी, पहले सबसे पहले मुद्रा जो था वस्तु मुद्रा में था पशु और कौड़ियां, वस्तु मुद्रा में था पशु और कौड़ियां। उसके बाद धातु मुद्रा आया जिसमें सोना चांदी आदि के सिक्के थे। धातु मुद्रा में सोना चांदी आदि के सिक्के आए थे। फिर पत्र मुद्रा आया जिसमें कागजी बैंक नोट लाए गए थे। कागजी बैंक नोट पत्र मुद्रा में लाए गए। फिर शाख मुद्रा आया, बैंक चेक ड्राफ्ट आदि शाख मुद्रा के अंतर्गत आया। फिर प्लास्टिक मनी आया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आया। फिर क्रिप्टो मुद्रा आ गया, बिटकॉइंस लिब्रा आदि आ गए हैं, क्रिप्टो मुद्रा आ गया। तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा था पशु और कौड़ियां थी। धातु मुद्रा में सोना चांदी आदि के सिक्के आए। पत्र मुद्रा में कागजी बैंक नोट आया था। शाख मुद्रा में बैंक चेक ड्राफ्ट आदि आए। प्लास्टिक मुद्रा में क्रेडिट डेबिट कार्ड आए और क्रिप्टो मुद्रा में बिटकॉइंस लिब्रा आदि हैं। नेक्स्ट, मुद्रा के कार्य जो है विनिमय का माध्यम करता है, मूल्य की मापक इकाई होता है या प्राथमिक स्तर पर होते हैं। विनिमय का माध्यम, मूल्य की मापक इकाई प्राथमिक स्तर पर मुद्रा के कार्य होते हैं। मुद्रा के द्वितीयक या गौण स्तर पर कार्य होते हैं स्थगित भुगतानों का माप करना, मूल्य का संचय करना। स्थगित भुगतानों का मापन, मूल्य का संचय करना द्वितीयक या गौण स्तर पर होता है। मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य की व्यापक इकाई प्राथमिक स्तर पर होते हैं और स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का संचयन द्वितीयक या गौण स्तर पर होते हैं। मुद्रा के प्रकार जो होते हैं, वैधानिक मुद्रा जो होता है लीगल टेंडर्स होते हैं जो निर्गमन सरकारी या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वैधानिक मुद्रा जो होता है निर्गमन इसका केंद्र या सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। स्वीकार्य करना व्यक्तियों के लिए बाध्यता होता है। स्वीकार करना व्यक्ति के लिए बाध्यता होता है। वैज्ञानिक मुद्रा का नेक्स्ट, प्रतीक मुद्रा। वास्तविक मूल्य होता है अंकित मूल्य से कम होता है। वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। वर्तमान में 1 रुपए का सिक्का यह प्रतीक मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा जो होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार। दुर्लभ मुद्रा जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति से अधिक मांग हो, डॉलर जैसे हो गया। दुर्लभ मुद्रा जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति से अधिक मांग होती है जिसे डॉलर हो गया। नेक्स्ट, शाख मुद्रा जो होता है मुद्रा के प्रकार में जो शाख मुद्रा है स्वीकार करने की व्यक्तियों पर बाध्यता नहीं होती है। शाख मुद्रा जो होता है प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट आदि ये सभी होता है। स्वीकार करने के व्यक्तियों पर बाध्यता नहीं होती है शाख मुद्रा का, जिसमें आते हैं प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट आदि आते हैं। गरम मुद्रा जो होता है वित्तीय बाजार में शीघ्रता पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। गरम मुद्रा में वित्तीय बाजार में शीघ्रता से पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा गरम मुद्रा का उदाहरण है। गरम मुद्रा जो होता है वित्तीय बाजार में शीघ्रता से पलायन करने का प्रवृत्ति होता है। शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा गरम मुद्रा का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, मानक मुद्रा जो होता है मूल्य वस्तु और मुद्रा के रूप में समान होती है। मानक मुद्रा में मूल्य वस्तु और मुद्रा के रूप में समान होती है। नजदीकी मुद्रा जो होता है शीघ्र तथा आसानी से मुद्रा में परिवर्तित, जैसे सोना चांदी राष्ट्रीय बचत जमा आदि होते हैं, नजदीकी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। शीघ्रता तथा आसानी से मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सोना चांदी राष्ट्रीय बचत जमा आदि होते हैं। नेक्स्ट, सुलभ मुद्रा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग से अधिक आपूर्ति, जैसे रुपया हो गया। भारतीय रुपया जो है सुलभ मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग से अधिक आपूर्ति होती है इसकी। नेक्स्ट है मुद्रा की तरलता। संपत्ति का शीघ्रता से नगद में परिवर्तन, संपत्ति का शीघ्रता से नगद में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति मुद्रा की तरलता कहलाती है। बिना किसी विलंबन व नुकसान के संपत्ति का शीघ्रता से नगद में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति मुद्रा की तरलता कहलाती है। परिसंपत्तियों का तरलता में घटता क्रम जो है सबसे ज्यादा मुद्रा से कम बैंकों में मांग जमा होता है और उससे भी कम होता है बैंकों में बचत जमा होता है, उससे भी कम होता है बैंकों में सावधि जमा होता है। सर्वाधिक तरल संपत्ति नगद मुद्रा में होती है। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग जो होता है दैनिक व भविष्य की आकस्मिक आवश्यकता होती है। मुद्रा की मांग जो होती है, मुद्रा की मांग दैनिक व भविष्य की आकस्मिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तरल संपत्ति नगद मुद्रा होती है। मुद्रा की मांग जो होता है दैनिक व भविष्य की आकस्मिक आवश्यकता के कारण मुद्रा की मांग बढ़ती है। मुद्रा का संचालन वेग जो होता है मुद्रा की एक इकाई का
एक इकाई अवधि मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण हो उसे मुद्रा का संचालन वेग कहते हैं। मुद्रा की आपूर्ति मांग जो होता है एमओ जो होता है चलन में मुद्रा प्लस बैंक की आरबीआई के पास जमा मुद्रा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा जो होती है उसमें एमओ के अंतर्गत रखा जाता है। मुद्रा की आपूर्ति माप में एमओ जो होता है चलन में मुद्रा जो होती है प्लस बैंक की आरबीआई के पास जमा मुद्रा होती है प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं जितना भी होता है ये सब एमओ मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। एम1 मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास पैसे जो होते हैं प्लस बैंक की मांग जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा जितनी भी इसे एम1 मुद्रा के अंतर्गत रखा जाता है। एम2 मुद्रा के अंतर्गत जो होता है एम1 प्लस डाकघर के पास बचत बैंक जमा जो होता है ये सभी एम2 मुद्रा के तहत आता है। एम1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमा जो होती है। एम3 जो होता है एम1 प्लस व्यापारिक बैंकों की सावधिक जमा को एम3 कहते हैं, एम3 मुद्रा कहते हैं। एम4 मुद्रा जो होता है एम3 प्लस डाकघरों की समग्र जमा को एम4 मुद्रा कहते हैं। तो एमओ मुद्रा जो होता है चलन में मुद्रा प्लस बैंक के आरबीआई के पास जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा ये सभी एमओ मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। एम1 मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मुद्रा प्लस बैंक की मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा जो है इसको एम1 मुद्रा कहते हैं। एम2 मुद्रा जो होता है एम1 जनता के पास जितनी मुद्रा प्लस बैंक की मांग प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा ये सभी एम1 में आते हैं। एम1 प्लस डाकघर के पास बचत बैंक जमा एम2 मुद्रा के अंतर्गत आती है। एम3 मुद्रा के अंतर्गत एम1 प्लस व्यापारिक बैंकों की सर्वाधिक जमा जो होती है। एम3 मुद्रा के अंतर्गत एम1 प्लस व्यापारिक बैंकों की सावधिक जमाएं शामिल होती है। एम4 मुद्रा में एम3 प्लस डाकघर की समग्र जमा शामिल होती है। एम4 मुद्रा में एम3 प्लस डाकघर की समग्र जमाएं शामिल होती है। नेक्स्ट है मापक का प्रकार और तरलता। एम1 में संकीर्ण मुद्रा होती है, सर्वाधिक तरलता इसकी होती है। संकीर्ण एम1 प्रकार की जो संकीर्ण मुद्रा होती है इसकी सर्वाधिक तरलता होती है। एम2 जो संकीर्ण मुद्रा होता है इसके एम1 से कम तरलता होती है। एम2 की एम1 से कम तरलता होती है। एम3 का जो है व्यापक या बाउंड मुद्रा होता है जो एम2 से कम इसकी तरलता होती है। एम2 से कम तरलता एम3 की होती है। एम4 को व्यापक मुद्रा भी कहते हैं या सबसे कम इसकी तरलता होती है एम4 की। अल्प घोषित आय या काला धन जो होता है समांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। समांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा अल्प घोषित आय या काला धन होता है। नेक्स्ट है मुद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के पश्चात लाया गया था। भारत में भारत सरकार द्वारा एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के पश्चात लाया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी चित्र वाला नोट 100 रुपए पर 1969 में 500 रुपए के नोट पर सर्वप्रथम 1987 में और 1996 में सभी नोट पर लाया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी का चित्र वाला जो मुद्रा लाया गया, सबसे पहले महात्मा गांधी चित्र वाले नोट जो जारी किए गए थे 100 रुपए पर 1969 में, महात्मा गांधी के 100 वर्ष होने पर 100 रुपए पर 1969 में लाया गया था। 1969 में 100 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र लगाया गया था। 100 रुपए के नोट पर एक सौ 1969 में 100 वर्ष महात्मा गांधी का जन्म का 100 वर्ष होने पर 100 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया था। उसके बाद 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का फोटो 1987 में लगाया गया। 1987 में 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया। फिर जाकर के 1996 में सभी नोटों को लगा दिया गया। महात्मा गांधी का जो फोटो है सभी नोट पर 1996 में लगाया गया। 1996 में सभी नोट पर हिंदी व अंग्रेजी सहित 17 भाषा का उल्लेख किया गया है। नोट पर सभी हिंदी व अंग्रेजी सहित 17 भाषा का उल्लेख है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का फोटो 100 रुपए वाले नोट पर 1969 में लाया गया। फिर 500 रुपए वाला नोट 1987 में लाया गया। फिर 1996 में सभी नोट पर महात्मा गांधी का फोटो लगा दिया गया। नेक्स्ट है रुपया का प्रतीक चिन्ह र का डिजाइन उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी के 2010 में स्वीकार किया गया। इसे देवनागरी में र और रोमन आर को दोनों को मिलाकर के बनाया गया है र चिन्ह। देवनागरी का र है और रोमन का आर दोनों को मिला करके मुद्रा का जो चिन्ह है र बनाया गया है। इसे उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी के छात्र इसे 2010 में स्वीकार किया गया है र मुद्रा को, सिंबल को, रुपया का जो सिंबल है यह देवनागरी में र और रोमन आर को मिलाकर बनाया गया है। भारत अपनी अलग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह वाला विश्व का 5वां देश है। भारत जो है अपना अलग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह वाला विश्व का 5वां देश है। शेष 4 देश हैं। अमेरिका का चिन्ह जो है डॉलर है। जापानी येन का चिन्ह वाई में कटा हुआ प्रकार का है। यूरोपीय यूरो में ई को कटा हुआ है, यूरोपीय यूरो का चिन्ह है। ब्रिटेन पाउंड में स्टर्लिंग में जो है ई के अंदर में इसको भी टेढ़ा उड़ा कर दिया गया है। ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग का चिन्ह है और भारत का आर जो है 5वां देश है। भारत अपनी अलग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह वाला विश्व का 5वां देश है।
वर्ष 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी। वर्ष 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई 57 में। नेक्स्ट फिशर का विनिमय समीकरण जो है भी एम भी बराबर पीटी होता है। फिशर का विनिमय समीकरण है एम भी बराबर पीटी। एम मुद्रा आपूर्ति होता है और भी परिसंचरण वेग होता है और पी होता है मूल्य स्तर और प्लस टी होता है लेन देन। तो बोला जाए तो फिशर का विनिमय समीकरण जो है मुद्रा आपूर्ति गुना परिसंचलन वेग होता है, तो निकालते हैं इसमें मूल्य स्तर प्लस लेन देन निकलता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति जो होता है मुद्रास्फीति मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि से मुद्रास्फीति आता है। मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य में कमी होता है, क्रय शक्ति का घट जाता है, क्रय शक्ति घट जाता है। मुद्रा के मूल्य में कमी होगा, क्रय शक्ति घट जाएगा। मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मौद्रिक भ्रम होता है, मनी इन्फ्लेशन होता है। इरविंग फिशर ने कहा एमबी बराबर पीटी हो जाता है, मौद्रिक भ्रम बन जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव के बिना अपनी आय व संपत्ति को देखना, मुद्रास्फीति के प्रभाव के बिना अपनी आय व संपत्ति को देखना मौद्रिक भ्रम कहलाता है। मौद्रिक भ्रम जो होता है मुद्रास्फीति के प्रभाव के बिना अपनी आय व संपत्ति को देखना मौद्रिक भ्रम कहलाता है। नेक्स्ट मुद्रास्फीति के कारण है मांग जनित और लागत जनित होता है। मुद्रास्फीति के दो कारण है, मांग जनित और लागत जनित होते हैं। मांग जनित कारण जो होते हैं मांग बढ़ने पर मूल्य में होने वाली वृद्धि, मांग बढ़ने से मांग जनित लागत में मांग बढ़ने पर मूल्य में होने वाली वृद्धि हो जाती है। लागत जनित में उत्पादन लागत में वृद्धि से मूल्य वृद्धि होता है। उत्पादन लागत वृद्धि से मूल्य में वृद्धि होता है। लागत लागत जन्य में मुद्रास्फीति के कारण मांग जनित लागत मांग जनित कारण है और लागत जनित होते हैं। मांग जनित में मांग बढ़ने पर मूल्य में होने वाली वृद्धि होती है और लागत जनित में उत्पादन लागत में वृद्धि का मूल्य वृद्धि होता है। नेक्स्ट किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के पश्चात उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति जो होता है पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। नेक्स्ट मुद्रास्फीति के प्रकार जो होते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार हैं रेंगती या नरम मुद्रास्फीति। रेंगती या नरम मुद्रास्फीति होता है मुद्रास्फीति की दर एक अंग में ही 3% या कम होता है। 3% या उससे भी कम होता है मुद्रास्फीति की दर एक अंक में ही हो, जैसे 3% से भी कम होता है उसे रेंगती या नर्म मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा होता है खुली मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति जो होता है मुद्रास्फीति पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो उसे खुली मुद्रास्फीति कहते हैं। तीसरा होता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति रनिंग मुद्रास्फीति जो होता है कीमतों तीव्रता से 10 से 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमतें तीव्रता से 10 से 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़े उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला है चलती हुई मुद्रास्फीति। कीमत में वृद्धि 3% से 6% या 10% से कम होते प्रति वर्ष तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। वॉकिंग कीमत में वृद्धि दर 3 से 6% या 10% से भी कम प्रति वर्ष हो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति जो है अतिस्फीति मुद्रास्फीति जो होता है अस्फीति अस्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो उसे अति अस्फीति मुद्रा दर कहते हैं। नेक्स्ट आयातित मुद्रास्फीति जो होता है विदेश में आयात किए गए कच्चे उत्पाद पेट्रोलियम आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण आयातित मुद्रास्फीति होता है। कुटती मुद्रास्फीति जो होता है अस्फीति की वृद्धि अस्फीति की वार्षिक दर जो होता है वार्षिक दर 2 या 3 अंकों में, जैसे 10 या 100 में हो जाता है, 20 या 100 में हो जाएगा। कुटती मुद्रास्फीति जो होता है स्फीति की वार्षिक दर जो होता है 2 या 3 अंकों में होता है। नेक्स्ट मुद्रास्फीति संबंधित अन्य पद है अवस्फीति व अवस्फीति व अवस्फीति व अपस्फीति होता है। डिफ्लेशन एंड डिफ्लेशन डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है। दोनों मुद्रास्फीति के वितरण शब्द दोनों मूल्यों में ह्रास या कमी को प्रदर्शित करते हैं। अवस्फीति या अपस्फीति, डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन। अवस्फीति होता है जब मुद्रा की दर 6 से 4% की ओर नीचे गिरे उसे अवस्फीति कहते हैं। अपस्फीति जो होता है जब स्फीति की दर 2% से नीचे गिर जाए तो उसे अपस्फीति कहते हैं। अपस्फीति कहते हैं। अवस्फीति जो होता है जब मुद्रा की दर 6% से 4% की ओर नीचे गिरती है तब उसे अवस्फीति मतलब डिसइंफ्लेशन कहते हैं। और अपस्फीति जो होता है डिफ्लेक्शन जो होता है जब स्फीति की दर 2% से भी नीचे गिर जाए। मुद्रा संस्फीति जो होता है रिफ्लेक्शन जो होता है जानबूझकर मुद्रा व स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के द्वारा मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास को मुद्रा
संस्फीति कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जानबूझकर मुद्रा व शाख की मात्रा में वृद्धि के द्वारा मूल्यों में वृद्धि करने के प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन जो होता है। स्टैगफ्लेशन स्थिति जब वह स्थिति जब वह स्थिति जब स्फीति की दर व बेरोजगारी दोनों की उच्च अवस्था में हो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। वह स्थिति जब स्फीति की दर व बेरोजगारी दोनों ही उच्च अवस्था में हो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति। खाद्य और ऊर्जा की कीमत सहित कुल मुद्रास्फीति माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीआईसी को शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। खाद्य और ऊर्जा की कीमत सहित कुल मुद्रास्फीति जिसकी माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीआईसी पर होता है। नेक्स्ट कोर मुद्रास्फीति जो होता है, कोर इन्फ्लेशन। भारत में सर्वप्रथम उपयोग 2000 और 2001 के बीच में कोर मुद्रास्फीति का प्रयोग किया गया था। उपयोग 2000 और 2001 के बीच में हुआ था। रेड लाइन इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन घटकर नीलाकार हो ज्ञात करना। रेड लाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन घटकों को निकाल कर ज्ञात करते हैं। इसे कोर मुद्रास्फीति को हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन घटाकर इसको निकालते हैं। गैर खाद्य विनिर्मित वस्तु से संबंधित होता है कोर मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति निर्धारण लक्ष्य जो है 4% ±2% होते रहता है। भारत में मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य जो होता है 4% है, जिसमें ±2% होते रहता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की माप या गणना या सूचक। थोक मूल्य सूचकांक पर होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति की माप और गणना की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर होता है। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं इसे। होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई होता है। पहली बार जारी 1942 में जनवरी 1942 में पहला बार थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस डब्ल्यूपीआई को इंडेक्स जारी किया गया था। केवल कुछ निश्चित वस्तुओं के समूह इसमें शामिल होते हैं। बास्केट के मदों में थोक मूल्य में परिवर्तन का मापन होता है। केवल कुछ निश्चित वस्तु के समूह इसमें शामिल होते हैं। मूल्य में परिवर्तन का मापन होता है थोक मूल्य सूचकांक में। इसका संकलन उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सलाहकार कार्यालय द्वारा होता है। इसका संकलन जो होता है उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सलाहकार कार्यालय द्वारा होता है थोक मूल्य सूचकांक का। मासिक स्तर जो होता है, मासिक स्तर पर पूर्व में साप्ताहिक भी होता था। थोक मूल्य सूचकांक जो है मासिक स्तर पर होता है, पहले साप्ताहिक स्तर पर भी होता था। आधार वर्ष 2011-12 रखा गया। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। समिति सौमित्र चौधरी हैं, इसके समिति जो है सौमित्र चौधरी हैं थोक मूल्य सूचकांक के समिति 2011-12 के। नोट जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा आधार वर्ष 2011-12 की वर्तमान श्रृंखला के संशोधित करके 22-23 के लिए समिति का गठन अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र बने हैं। जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा आधार वर्ष 2011-12 को वर्तमान श्रृंखला में संशोधन करके 2022-23 के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं। 2022-23 किया गया है प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। जो समिति था सौमित्र चौधरी थे 2011-12 के लिए। 2022-23 के लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र बनाया गया है, गठन किया गया श्रृंखला के जनवरी 2025 में। नेक्स्ट वस्तु एवं उनके भार। वस्तु एवं उनके भार में प्राथमिक वस्तु जो होती है, प्राथमिक वस्तु के समूह जो होता है इसका भार 22.62% होता है। ईंधन व ऊर्जा पर भार होता है थोक मूल्य सूचकांक का 13.15% ईंधन व ऊर्जा का होता भार। विनिर्माण उत्पाद का भाग 64.22% 23% होता है। वस्तु और उनके भार थोक मूल्य सूचकांक पर जो होता है प्राथमिक क्षेत्र का 22.62%, ईंधन व ऊर्जा का 13.15%, विनिर्मित उत्पाद का 64.23% होता है। नेक्स्ट उत्पादक मूल्य सूचकांक जो होता है पीपीआई जो होता है डब्ल्यूपीआई व सीपीआई के श्रेष्ठ मूल्य परिवर्तन को उत्पादकों के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है, मापा जाता है। डब्ल्यूपीआई व सीपीआई के श्रेष्ठता होते हैं। उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई जो होता है डब्ल्यूपीआई व सीपीआई का श्रेष्ठ होता है। मूल्य परिवर्तन को उत्पादकों के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है उत्पादन मूल्य सूचकांक में। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है सीपीआई जो होता है यह 3 प्रकार का है। औद्योगिक कामगारों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए और ग्रामीण श्रमिकों के लिए है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है औद्योगिक कामगारों के लिए जो है यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
आधार वर्ष 2016 है। औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 रखा गया है। संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा होता है, श्रम मंत्रालय के द्वारा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (IW) आधार वर्ष 2016 है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, जिसका आधार वर्ष 2016 है, औद्योगिक कामगारों के लिए है। कृषि श्रमिकों के लिए जो आधार वर्ष है 1986-87 है। 1986-87 कृषि श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है। CPI-AL के आधार पर किया गया है। संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा होता है, संकलन इसका श्रम ब्यूरो के द्वारा होता है। कृषि श्रमिकों के लिए आधार वर्ष 1986-87 है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए आधार वर्ष जो है 86-87 अभी है, संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा होता है। ग्रामीण श्रमिकों को के लिए CPI जो होता है RL होता है। कृषक के लिए CPI-AL होता है। औद्योगिक के लिए जो CPI होता है या IW होता है। नेक्स्ट है नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है CPI ग्रामीण में CPI-R होता है। CPI-R ग्रामीण के लिए। मूल्य सूचकांक में CPI शहरी में CPI-U होता है कि O होता है। CPI संयुक्त में CPI-C, CPI-C बराबर होता है R+U होता है। आधार वर्ष 2012 है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 है। संयुक्त वाले के लिए RBI द्वारा CPI-C का प्रयोग किया गया है। संयुक्त नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए संयुक्त के लिए RBI द्वारा CPI-C का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा, अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा होता है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो प्रकाशन जो होता है, पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा होता था, लेकिन अब जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा होता है। नेक्स्ट है फिलिप्स वर्क जो होता है, फिलिप्स वक्र में फिलिप्स कर्व जो होता है प्रतिपादक AW फिलिप्स के द्वारा किया गया था। मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध दिखाया गया था। मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच में व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध फिलिप वर्क में दिखाया गया है, वक्र फिलिप्स कर्व में। नेक्स्ट बेरोजगारी की दर यहाँ दिखाया गया है इसमें। मुद्रास्फीति के विभिन्न वर्गों क्षेत्रों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के विभिन्न वर्ग और क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया। वर्ग, क्षेत्र और प्रभाव। उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग, डिवेंचर के रूप में इन सब के संपत्ति के धारक में, इन सभीयों में हानि होती है। मुद्रास्फीति के विभिन्न वर्गों क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता ऋणदाता में हानि, स्थिर आय समूह को लिए हानि, पेंशन भोगी वर्ग को हानि, डिवेंचर के रूप में संपत्ति धारक को भी हानि होता है। सार्वजनिक बचत में कमी होता है मुद्रास्फीति के रूप में, निर्यात में भी कमी होता है। नेक्स्ट है ऋणी क्षेत्र को लाभ मिलता है। मुद्रास्फीति में ऋणी क्षेत्र को लाभ होता है, उत्पादक को लाभ होता है, व्यापारी को लाभ होता है, कृषक को लाभ होता है, विनियोजक को भी लाभ होता है, परिवर्तनशील को लाभ होता है, आय में भी लाभ होता है, आयात में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति में आय में वृद्धि होता है, करारोपण में वृद्धि होगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होता है। मुद्रास्फीति में लाभ होता है ऋणी, उत्पादक, व्यापारी, कृषक, विनियोजक, परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होता है, जबकि आयात, करारोपण, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होता है मुद्रास्फीति में। और मुद्रास्फीति में जो हानि होता है उसको उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग, डिवेंचर के रूप में संपत्ति धारक को हानि होता है मुद्रास्फीति में। और कमी आता है सार्वजनिक बचत और निर्यात में कमी हो जाता है मुद्रास्फीति में। नेक्स्ट मुद्रा का अवमूल्यन। विदेशी मुद्रा की तुलना में मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी आना मुद्रा का अवमूल्यन कराता है। आंतरिक मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में 1949 में पहला बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, 1966 में दूसरा, 1991 में तीसरा बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। 1949, 1966, 1991 में किया गया है। नेक्स्ट मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय। मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय हैं राजकोष के सरकार के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष करों में कमी, करारोपण में वृद्धि करके, करारोपण में वृद्धि करना चाहिए, प्रत्यक्ष करों में कमी करना चाहिए। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी करके, उत्पादन में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को निपटने का उपाय है राजकोष के सरकार द्वारा। अप्रत्यक्ष कर को कमी करके, करारोपण में वृद्धि करके, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करके, सार्वजनिक व्यय में कमी करके, उत्पादन में वृद्धि करके मुद्रास्फीति निपटाने का उपाय है। नेक्स्ट मुद्रा स्थिति को निपटने का उपाय में मौद्रिक उपाय। मुद्रा आपूर्ति कम कर देना, मुद्रा आपूर्ति को कम करना RBI द्वारा। मुद्रा आपूर्ति को कम करने के बाद मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाती है। बैंक दर, रेपो दर, CRR में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को कम किया जाता है। मुद्रास्फीति को निपटने का उपाय है बैंक दर, रेपो दर, CRR में वृद्धि करके।
बैंक दर, रेपो दर, सीआरआर में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को निपट सकते हैं। और मुद्रा आपूर्ति कम करके आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को कम करेंगे तो भी मुद्रास्फीति से निपट सकते हैं। राजकोष के सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर में कमी करना, करारोपण में वृद्धि करके प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देना, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देना, उत्पादन में वृद्धि करके मुद्रास्फीति से निपट सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा संकुचन में निपटने के उपाय। मुद्रा संकुचन से निपटने के जो उपाय हैं, राजकोष के उपाय हैं, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, करारोपण में कमी, ऋण का भुगतान देना, ऋणों का भुगतान देना, यह राजकोष किया। राजकोष के मुद्रा संकुचन से निपटने का उपाय राजकोष के स्तर पर है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, करारोपण में कमी करना, ऋणों का भुगतान करके राजकोष के स्तर पर मुद्रा संकुचन में निपट सकते हैं। और मौद्रिक जो था मुद्रा का प्रसार करके मुद्रा संकुचन से निपट सकते हैं। मुद्रा का प्रसार करके सस्ती मौद्रिक नीति बना करके मुद्रा संकुचन से निपट सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारत में बैंकिंग।